मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की कंडीशंस के बारे में कि विनाशी व्यतिकरण होने पर परिणामी तरंग का आयाम, उसकी तीव्रता, उसका कलाकोण किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी संपोषी व्यतिकरण, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। तो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड, हमारा जो विनाशी व्यतिकरण है उसमें हम कंडीशंस देखेंगे, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण कब होगा। जब दो या दो से अधिक दो तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो उनके द्वारा जो बनने वाला व्यतिकरण प्रतिरूप होगा वो कौन सा बनेगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। कौन सी कला में अध्यारोपित हो? विपरीत कला में। जब विपरीत कला में अध्यारोपित होगी तो एक तरंग ऊपर से जाएगी और दूसरी तरंग नीचे से आएगी। जब दो तरंगें, एक ऊपर है और उसको अगर दूसरी तरंग नीचे जा रही है, तो देखो ऊपर से मेरा हाथ नीचे की ओर जा रहा है, कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है? दोनों तरंगों के मध्य जब विपरीत कला होती है इस तरीके से, तो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कलांतर की, तो इसमें विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा पाई, वो पाई का विषम गुणज होगा। तो कितना होगा? 2n + 1 पाई, ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 डालेंगे तो पाई कितना आएगा? 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? पाई 3 पाई, मतलब विषम गुणज 5 पाई 7 पाई और लास्ट में कितना जाएगा? 2n + 1 पाई। ये इसका कलांतर होता है विनाशी व्यतिकरण। बात करें तरंग निरूपण की, तो तरंग निरूपण किस तरह से होगा? देखो तरंगी, ये मान लो विस्थापन समीकरण बना के इधर ले लेंगे y विस्थापन समीकरण और इस साइड लेंगे समय के सापेक्ष ये कलांतर किस तरीके से रहेगा? t लेंगे या फाई ले लेते हैं? फाई ले लेते हैं कलांतर, ठीक है, समांतर भी लेते हैं और फाई दोनों ही लेते हैं, t भी लेते हैं। यहां पर एक तरंग है वो इस तरीके से जा रही है, इसका आयाम कितना मान लेते हैं? a1। ये एक तरंग है, इसका आयाम है a1, ठीक है, y1 बराबर a1 sin ओमेगा t। दूसरी तरंग है y2 समीकरण है उसका, y2 बराबर a2 sin ओमेगा t, जिसका आयाम है a2, वो इसके विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है। विपरीत कला मतलब नीचे से, तो ये दूसरी विपरीत कला में इस तरीके से जा रही है और ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इसका आयाम है वो उसकी तुलना में कम मानते हैं कि a1 है और a2 का आयाम क्या है? a1 की तुलना में कम है। ये दो तरंगें जा रही है, ये आयाम मान लेते हैं कितना है इसका? a2 और इसका आयाम कितना है? यहां से यहां तक का a1 आयाम है। ये दो तरंगें जा रही है, दोनों का अध्यारोपण होने से एक परिणामी तरंग बनेगी और परिणामी तरंग का समीकरण या परिणामी तरंग का निरूपण किस तरीके से आएगा वो बता दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट परिणामी आयाम निकालते हैं, कैसे होगा परिणामी आयाम, और परिणामी आयाम निकाला जाता है r। अब देखना यहां पर ये फाई की वैल्यू आ गई, परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता, कलाकोण निकालेंगे, वहां पर हमें दो वैल्यू चाहिए, तो sin फाई की चाहिए और एक cos फाई की चाहिए। तो यहां पे हम करके देख लेते हैं sin फाई कितना होगा? तो sin फाई की वैल्यू, जब फाई की जगह पाई पुट करेंगे तो sin 180 का मान कितना होता है? 0। cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos फाई बराबर cos 180 का मान कितना होता है? -1। ये वैल्यू आती है sin फाई और cos फाई की, किसमें? विनाशी व्यतिकरण। चलो वहां पे चलते हैं। तो परिणामी आयाम होगा r बराबर √a1² प्लस में a2², क्योंकि पहले तरंग का आयाम है a1 और दूसरी तरंग का आयाम है a2, प्लस में 2a1 a2 cos फाई। अब यहां से देखो cos फाई की वैल्यू कितनी है? cos फाई की वैल्यू विनाशी व्यतिकरण के लिए -1 होती है, क्योंकि कलांतर ये डालेंगे उसमें। तो यहां पे चूंकि cos फाई बराबर होगी -1, तो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो r बराबर कितना आएगा? r बराबर होगा √a1² प्लस में a2² प्लस में 2a1 a2 इनटू में cos फाई की जगह कितना रहेगा? -1, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? माइनस। क्लियर है? तो यहां से ये जो परिणामी तरंग का आयाम आएगा r बराबर होगा √a1² प्लस में a2² माइनस में 2a1 a2 cos फाई। आ गया? अब यहां से सॉरी cos फाई की जगह कितना है? -1 है ना, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है यहां से a1 - a2 की होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करेंगे तो r बराबर कितना होगा?
a1 माइनस में a2 की होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ रही है, r बराबर होगा a1 माइनस में a2, और ये जो आएगा आयाम ये कितना होगा, न्यूनतम आयाम होगा। क्लियर है? देखो a1 में से a2 माइनस हो रहा है, तो आयाम माइनस होने से आयाम के अंदर परिणामी आयाम में क्या होगी, कमी। मतलब a1 ज्यादा है, फिर विपरीत क्रम में जो अध्यारोपित हो रही है दूसरी तरफ का आयाम a2 वो इसमें से घटेगा, और घटने से जो परिणामी आयाम होगा उसका मान a1 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम होता है वो कौन सा आता है, न्यूनतम आयाम, और समकोषी व्यतिकरण में क्या आता है, अधिकतम आयाम आता है। क्लियर है? समकोषी में अधिकतम होगा और विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम आयाम होगा। इसके बाद में हम बात करें कि परिणामी आयाम हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं परिणामी तीव्रता की। परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो परिणामी तीव्रता का होगा। किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको परिणामी तीव्रता और कलाकोण। तो सेकंड पॉइंट कलाकोण की बात करते हैं। तो कलाकोण कितना होगा, कलाकोण निकालते हैं हम थीटा से, थीटा बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन में a1 प्लस में a2 cos फाई, यही होता है। अब यहां से देखो विनाशी व्यतिकरण में sin फाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो ऊपर 0 डाल देंगे तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, tan इनवर्स, और ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो नीचे किसी का भी भाग दो, नीचे आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण का फलांतर लगाएंगे ना ये, तो -1, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2। 0 में a1 माइनस a2 का भाग दोगे 0 आएगा, और इसकी वैल्यू यहां से, तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा या परिणामी तरंग निकलेगी उसका कलांतर कितना है, 0 डिग्री। मतलब जिसका आयाम ज्यादा है, अगर आयाम भी निकालें r मिनिमम, तो r मिनिमम बराबर आएगा a1 माइनस a2। मतलब जो ज्यादा होगा दिशा उसकी तरफ होती है, क्योंकि ये सदिश की तरह बिहेव करती है। तरंग की तीव्रता इसकी जो कला है वो एक हम सदिश की तरह मानेंगे कि इसका बिहेवियर सदिश की तरह है, तो जिसका ज्यादा मान होगा उसकी तरफ दिशा होगी, तो थीटा 0 आ रहा है, तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो a1 की तरफ होगा। लेकिन ध्यान देना r मिनिमम है वो a1 से कम होता है, कितना कम, a2। तो परिणामी तरंग का जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर से बनेगा, इस तरीके से, ये परिणामी तरंग का समीकरण बनेगा। ठीक है, और परिणामी तरंग इसका जो आयाम होगा वो कितना होगा, a1 माइनस में a2, और इसके आयाम को किससे लिखेंगे, ये हो जाएगा, वो होगा r मिनिमम, और r मिनिमम की वैल्यू होगी a1 माइनस में a2। तो समझ में आया कि तरंग निरूपण कैसे करेंगे। समकोषी व्यतिकरण का तरंग निरूपण भी बताया था मैंने, और विनाशी व्यतिकरण में इस तरीके से करेंगे। मान लो सपोज करो यदि a2 आयाम ज्यादा होता और a1 कम होता, तो ये समीकरण क्या आता हमारा, r मिनिमम a2 माइनस a1 आता, तो दिशा किसकी तरफ होती, a2 की तरफ, और परिणामी तरंग का समीकरण कैसे देते हैं, नीचे से ऐसे, क्योंकि दिशा हमेशा ज्यादा की तरफ होती है। तो ये यहां से कलाकोण निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं परिणामी तीव्रता, थर्ड पॉइंट। तो परिणामी तीव्रता कैसे फाइंड आउट होगी वो देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला पड़ा है, क्या, I बराबर होता है I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 इंटू में अंडर रूट I2 इंटू में cos फाई। cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू में -1, माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस बन जाएगा, तो ये बनेगा I बराबर अंडर रूट I1 की स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस में अंडर रूट I2 की स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। अब ये अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहां से जो परिणामी तीव्रता आएगी वो आएगी I मिनिमम, कितनी होगी, अंडर रूट I1 माइनस में अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। इस तरीके से परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी, और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण में आयाम भी न्यूनतम होता है और परिणामी तीव्रता भी न्यूनतम होती है, ये यहां से आ जाएगी, ये भी न्यूनतम हो। तो हमने
विनाशी व्यतिकरण की भी 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है इसमें, वही समयांतर निकालेंगे कि समयांतर कितना होगा। तो समयांतर मैं आपको बता भी चुका हूं जब व्यतिकरण के प्रकार पढ़ाए थे वहां पे, एक बार फिर से और देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कलांतर है तो कलांतर से हम समयांतर निकाल सकते हैं और हमारे पास तरीका फॉर्मूला वही है कि फाई अपॉन 2 पाई बराबर होगा डेल्टा टी अपॉन टी बराबर होगा अक्ष अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहां पे देखो विनाशी व्यतिकरण का समयांतर देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट होगा। अब हम बात कर रहे हैं 4th पॉइंट की समयांतर। समयांतर को लिखते हैं डेल्टा टी से, तो ये हो जाएगा फाई अपॉन में 2 पाई, फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी। वो बताया था ना कलांतर, पथांतर और समयांतर में संबंध, तो उसी संबंध से ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसमें देखो फाई की वैल्यू डाल देते हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी होती है विनाशी व्यतिकरण में 2n+1 पाई ये होती है ना, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा टी बराबर टी को इधर लाएंगे गुणा में फाई अपॉन 2 पाई इनटू में टी, यहां पे वैल्यू रखते हैं डेल्टा टी बराबर 2n+1 पाई अपॉन में 2 पाई इनटू में टी, पाई से पाई कट गया तो कितना आ जाएगा, तो यहां से जो समयांतर आएगा वो आएगा 2n+1 इनटू में t/2। ये समयांतर हो गया किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो यहां पर परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता, कलाकोण और समयांतर, इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया मैंने। संपोषी व्यतिकरण में भी हो गया और विनाशी व्यतिकरण में भी हो गया। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट तीसरी और स्पेशल कंडीशन है कि यदि हम तरंगों के आयाम समान रखते हैं, सोचना है यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि अब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण बाद की बातें हैं। अभी तक हम दोनों कंडीशन बना रहे थे, वो अलग अलग आयामों की तरंगों के लिए बना रहे थे। एक तरंग का आयाम है a1 और दूसरी तरंग का आयाम था a2, दोनों के लिए अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अब जो कंडीशन करेंगे उसमें हम क्या मानेंगे कि दोनों तरंगों के आयाम समान है, मतलब a1 और a2 का मान बराबर है, किसी भी एक आयाम a के बराबर या a0 के बराबर। तब उस कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण किस तरह से होगा और विनाशी व्यतिकरण किस तरह से होगा, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन आएगी हमारी जो दोनों के आयाम बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन पर कि जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो बराबर। थर्ड कंडीशन है जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे तो इस कंडीशन में हम बात करेंगे कि a1 का मान a2 के बराबर है और वो किसके बराबर है a0, कि पहली तरंग का आयाम है a1 और दूसरी तरंग का आयाम है a2, वो दोनों आयाम a0 के बराबर है। तो इस कंडीशन में परिणामी आयाम कितना होगा और परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें बात करते हैं परिणामी आयाम पे। परिणामी आयाम, परिणामी आयाम हम जब भी निकालेंगे तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, r बराबर होता है √a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos phi, इससे निकाला जाता है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों के आयाम समान है, मतलब a1 और a2 का मान a0 है, तो a1 की जगह भी a0 पुट कर दें और a2 की जगह भी a0 पुट कर दें, तो क्या आएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा r बराबर होगा √a0 की स्क्वायर प्लस में a0 की स्क्वायर प्लस में 2a0 into a0 into में cos phi। a0 into a0 कितना हो गया, a0 की स्क्वायर, दो बार गुणा होगा स्क्वायर बन जाएगी, ये देखो a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे 2a0 स्क्वायर, ये बनेगा r बराबर होगा √2a0 स्क्वायर प्लस में 2a0 स्क्वायर into में cos phi। अब यहां पर देखो कॉमन क्या है, यहां पे हम बात करें तो 2a0 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2a0 स्क्वायर और इसमें भी 2a0 स्क्वायर, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा ये, तो r बराबर होगा √2a0 स्क्वायर, क्योंकि a0 स्क्वायर ये बन गया a0 स्क्वायर बाहर आ गया इनटू में 1 प्लस cos phi, ये आ रहा है यहां से। अब इसमें भी हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 प्लस cos phi को चेंज करना है,
1 प्लस cos फाई। कैसे कर सकते हैं? 1 प्लस cos फाई चेंज होने के लिए जब cos की फॉर्म में आ जाए ना, ऐसे इस तरीके से दे रखा है कि 1 प्लस cos फाई, sin फाई या cos फाई आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास sin 2 थीटा और cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले, क्या है फॉर्मूले? एक तो sin 2 थीटा और एक cos 2 थीटा। तो यहां पर देखो cos 2 थीटा है तो वो वाला फॉर्मूला लगना है। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर या cos 2a मान लो, cos 2a बराबर ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो माइनस, इसको cos है तो cos की फॉर्म में ही बनाते हैं, तो cos 2a बराबर ये होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर किसके बराबर होता है, या फिर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। या तो ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होता है, दोनों में ये फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पर अप्लाई कौन सा करें, वो चीज है मेन चीज। तो ध्यान देना, अगर ये माइनस ये 1 है, ये माइनस का इधर जाके और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब 1 माइनस cos 2 आएगा। जबकि माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस वाला। इसका मतलब ये वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे, कौन सा वाला अप्लाई करेंगे? क्यों? क्योंकि माइनस का हम उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो चलो इसको इसके बराबर करते हैं, तो इसको एक को इधर लाते हैं तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस, देखो माइनस वाला इधर आ गया, cos 2a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है? ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि 1 प्लस cos फाई। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो कोण है वो फाई है और यहां पे कोण क्या है, 2a। मतलब इस फॉर्मूले में जो कोण आता है वो डबल होता है। कोण जब डबल होगा तो इसको क्या करेंगे, कोण को आधा कर दें, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि इसमें 2 का भाग देंगे और इसमें भी 2 का भाग देंगे, नहीं, कोण आधे कर सकते हैं। अगर हम कोण इधर हाफ ले रहे हैं तो कोण इधर लेना है, हाफ ही लेना है। अगर इसे इधर कोण डबल कर रहे हैं तो इधर भी कोण डबल करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये। तो इस कोण को क्या करेंगे, हम आधा कर देते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2a का आधा कितना होता है, a, और वहां पे कितना हो जाएगा, a/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a/2। लिख सकते हैं। कोण को हाफ किया जा सकता है, डबल किया जा सकता है, मतलब कोण को चेंज करेंगे। जब कोण को बदलते हैं तो कोण ही चेंज होते हैं, पूरा चेंज नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अब फाई a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई। तो 1 प्लस cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 cos स्क्वायर फाई/2। तो ये वैल्यू आप पुट कर लें। अतः आयाम r बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, कितना आ जाएगा, 2a0 स्क्वायर तो है 2a0 स्क्वायर इनटू में 1 प्लस cos फाई, यहां पे फाई लिखेंगे तो इसकी जगह वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर फाई/2। यार 2 और 2 गुणा हो गया, कितना हो गया, 4। तो ये बनेगा r बराबर अंडर रूट 4a0 स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर फाई/2। अब देखो 4 का अंडर रूट बाहर आएगा 2, a0 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा a, तो r बराबर होगा 2a0 इनटू में cos स्क्वायर फाई/2। तो cos का कटेगा तो कितना आ जाएगा, cos फाई/2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, परिणामी आयाम का। तो जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान हो, तो उस कंडीशन में परिणामी आयाम कितना आता है, 2a0 cos फाई/2। r बराबर 2a0 cos फाई/2। ये आता है परिणामी आयाम। अब इसी परिणामी आयाम से हम दोनों व्यतिकरणों की कंडीशन बनाएंगे, संपोषी व्यतिकरण भी और विनाशी व्यतिकरण भी। संपोषी व्यतिकरण कितना होगा और विनाशी व्यतिकरण कितना होगा, एक तो ऐसे निकालेंगे और एक आप वैसे निकाल सकते हो। क्लियर है, कैसे भी कर सकते हो। तो चलो हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन इसमें कि संपोषी और विनाशी कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, पहला संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का आयाम कितना होगा, संपोषी व्यतिकरण में लेंगे तो कलांतर कितना होता है, फाई। संपोषी व्यतिकरण का cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर फाई की वैल्यू कितनी होती है। चलो इसको एक बार हटा देते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में फाई होता है, वो होता है पाई का समूह 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से आता है ना, 2n पाई। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अतः आयाम कौन सा होगा, मैक्सिमम। तो ये लो r मैक्सिमम बराबर होगा 2a0 इनटू में cos। अब ऊपर क्या लेंगे, फाई की वैल्यू 0 डालें। तो चलो 0/2 करोगे तो 0
0 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये वैल्यू 1 आ रही है तो r मैक्सिमम कितना आएगा, r मैक्सिमम बराबर आएगा 2a0। ये आ रहा है। अब करके देखो, प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको। संपोषी व्यतिकरण में आयाम कैसे निकलता है, r मैक्सिमम बराबर होता है a1 प्लस a2। ये होता है ना, r मैक्सिमम बराबर होगा a1 प्लस में a2। करके देखो, a1 और a2 का मान कितना है, a1 बराबर a2 बराबर a0 होता है ना, a1 भी a0 a2 भी a0, तो a0 प्लस a0 कितना हो गया 2a0। ऑलराइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संपोषी व्यतिकरण डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। तो देखो विनाशी व्यतिकरण में किस तरीके से निकालेंगे दोनों में। अब सेकंड बी पॉइंट है विनाशी व्यतिकरण का आयाम। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, कालांतर फाई बराबर होता है पाई का विषम गुणन। विषम गुणन होगा कितना, पाई 3 पाई 5 पाई, इस तरीके से जाएगा 2n + 1 पाई तक जाता है। अब यहां पे हमें ये निकालना है, तो r बराबर आता है, आयाम कितना होगा, आयाम r बराबर होगा 2a0 cos 5/2। ठीक है, क्लियर है। 5 की वैल्यू कितनी डालेंगे, ये डालो फर्स्ट, मतलब आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कालांतर पहला डाल दोगे तो वहीं से आपको पता लग जाएगा, ट्रेंड मिल जाता है। तो 5 पाई की वैल्यू डालेंगे तो r बराबर कितना होगा 2a0 cos 5/2। cos 5/2 cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 को इससे गुणा करोगे तो r बराबर कितना आ रहा है 0, r मिनिमम। मतलब यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो r मिनिमम कितना होगा 0, और दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो r मैक्सिमम कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, एक तरंग के आयाम का दुगुना। r मिनिमम बराबर 0 आ गया इस फॉर्मूले से। वैसे करते हैं, तो अगर हमने कंडीशन बनाई थी कि विनाशी व्यतिकरण में जो आयाम होता है वो किस तरीके से निकलता है, तो r मिनिमम ऐसे बताया था कि a1 - a2 होता है, यही तो आया था विनाशी व्यतिकरण में। a1 a0 में से a0 घटा दो, a0 - a0 बराबर कितना हो गया 0 आ रहा है, तो ये विनाशी व्यतिकरण का आयाम हो गया। तो इस तरीके से हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जब दोनों तरंगों के आयाम समान है तो इनकी तीव्रता भी क्या होगी, एक समान होगी। क्यों, क्योंकि तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। तो उस कंडीशन को लेकर हम इनकी तीव्रता भी फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि जब दोनों के आयाम समान है तो तीव्रता भी बराबर होगी। तो तीव्रता निकालते हैं, देखते हैं। अब देखना, जब दोनों तरंगों के आयाम समान है तो उनकी तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। कैसे, क्योंकि आयाम होता है a1 बराबर a2 बराबर a0, और तीव्रता कितनी होगी, i1 बराबर i2 बराबर होगी i0। क्यों, क्योंकि जब आयाम समान है तो तीव्रता तो समान होनी ही होनी है, बराबर होनी है, तो तीव्रता भी क्या होगी, बराबर होगी। अब हम बात करेंगे, जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो तो परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे परिणामी तीव्रता की, कि परिणामी तीव्रता किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में 2√I1 √I2 में cos phi, ये फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, I1 की वैल्यू I0, I2 की वैल्यू I0 और इसकी वैल्यू I0 पुट करेंगे तो I बराबर होगी I0 प्लस में 2√I0 में cos phi। I0 प्लस I0 2I0 होगी और ये भी I0 हो जाएगा, तो यहां से क्या बन के आएगा, I बराबर होगा 2I0 प्लस में 2I0 में cos phi। क्लियर है। अब 2I0 क्या ले लेंगे यहां से कॉमन, तो I बराबर हो जाएगा 2I0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस में cos phi। अगर आपको याद है तो 1 प्लस cos phi की वैल्यू अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के, तो कितनी आएगी, ये होती है 1 प्लस cos phi बराबर होगी cos स्क्वायर phi/2, और यहाँ पे कितना है 2 into में cos स्क्वायर phi/2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ये पुट करेंगे तो I बराबर कितनी बनेगी, I बराबर होती है 2I0 into में 2 into cos स्क्वायर phi/2, 2 into 2 कितने हो गए 4, तो I बराबर बनेगा 4I0 into में cos स्क्वायर phi/2, ये आ जाएगी तीव्रता। कब, जब दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान।
एक तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका क्या होगा, क्योंकि परिणामी तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ना, या आयाम के वर्ग के बराबर। तो देख लो यहां पे आयाम कितना निकला था हमारा, आयाम आया था r बराबर 2a0 cos स्क्वायर 5 5/2 ये आया था। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि I बराबर क्या होगी, तीव्रता क्या होती है, I बराबर होगी k into r स्क्वायर। तो r की स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा k into में 4 ये हो गया, into में a0 की स्क्वायर into में cos स्क्वायर 5/2 आ गया ना यहां से। अब देखो k into a0 आ जाएगा, तो ये आएगा I बराबर 4k a0 की स्क्वायर into में cos स्क्वायर 5/2 ये क्या हो जाएगा I परिणामी तरंग की तीव्रता। जब दोनों तरंगों की तीव्रता अलग अलग है उनको I0 मान रहे हैं तो ये वैल्यू k into a0 की स्क्वायर I0 हो जाएगी। तो I बराबर कितनी आ रही है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 तो यही वैल्यू यहां पे आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों व्यतिकरण में कैसे आएगी, उसी व्यतिकरण में तीव्रता किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और विनाशी में कैसे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट पे संपोषी व्यतिकरण में। तो संपोषी व्यतिकरण में हम तीव्रता देखेंगे तो तीव्रता क्या होती है व्यतिकरण में, I बराबर I मैक्सिमम होती है और I मैक्सिमम बराबर होगी फॉर्मूला का √I1 प्लस में √I2 की होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, मतलब I1 बराबर I2 बराबर I0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो I मैक्सिमम कितनी आएगी, I मैक्सिमम बराबर होगी √I0 प्लस में √I0 की स्क्वायर। तो √I0 कितना हो गया 2√I0 ये हो जाएगा 2√I0 की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर करेंगे तो I मैक्सिमम कितनी आएगी, I मैक्सिमम बराबर आएगी 4I0 ये आ रही है यहां से संपोषी व्यतिकरण। ये तो आ रही है उस वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले देखा था। इस वाले से देखिए तो यहां पे देखो या इससे निकालेंगे तो I मैक्सिमम निकालेंगे, I मैक्सिमम बराबर क्या होगा, I बराबर फॉर्मूला होता है 4I0 इनटू में cos स्क्वायर 5/2। अब हमें पता है कि संपोषी में निकालना है तो संपोषी का कलांतर। अब देखो संपोषी व्यतिकरण में, तो संपोषी व्यतिकरण में कलांतर फाई बराबर क्या होगा, पाई का समूहन मतलब 0 2 पाई 4 पाई ये इस तरीके से जाएगा। तो यहां पे 0 रखेंगे तो cos 0 बटे 2 cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 की स्क्वायर कितनी आएगी 1। तो ये हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर होगा 4I0 इनटू में cos 0 की स्क्वायर और इसका मान 1 होता है 8 की स्क्वायर 8 तो ये कितना आएगा 4I0। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो दोनों एक ही बात आती है। तो ये बात होती है संपोषी व्यतिकरण की। अब विनाशी में भी करें, दोनों तरीके से करेंगे। तो विनाशी व्यतिकरण में देखो किस तरीके से निकलेगी तीव्रता। विनाशी व्यतिकरण में देखें तो विनाशी व्यतिकरण में किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये तीव्रता किस प्रकार से आएगी यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं क्या हो एक समान हो। तो विनाशी व्यतिकरण में निकालने के लिए हमें पता है कि कलांतर क्या होता है पाई का विषम गुणज, और पाई का विषम गुणज होता है पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके से जाएगा, ये 2n + 1 पाई तक जाएगा, ठीक है। अब यहां पे तीव्रता निकालें तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो तीव्रता होगी वो I बराबर होगी 4I0 इनटू में cos स्क्वायर 5/2। फॉर्मूला ये दोनों तरीके से चेक करेंगे। तो फाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, पाई रख देते हैं, तो ये हो जाएगा I = 4I0 इनटू में cos 5 की जगह रहेगा पाई/2 और इसकी क्या रहेगी स्क्वायर। अब देखो cos π/2 cos 90 की वैल्यू की 0 की स्क्वायर 0 और पूरे से गुणा करेंगे तो यहां से I मिनिमम कितना आएगा 0 आ रही है, मतलब मैक्सिमम तीव्रता हो रही है वो कितनी आ रही है 4I0 यहां पे आ रही है और I मिनिमम आ रही है वो कितनी आ रही है 0। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से देखें कि विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता, तो हमें पता है कि विनाशी व्यतिकरण में I मिनिमम निकालते हैं वो होती है √I1 माइनस में √I2 की होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी है। अब इसमें I इसकी वैल्यू रखें तो I0 क्योंकि दोनों बराबर है तीव्रताएं और ये भी I0, तो यहां से करेंगे √I0 माइनस में √I0 की स्क्वायर। तो देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 0, तो I मिनिमम कितनी आ रही है 0 ही आएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि जो यदि दोनों तरंगों की तीव्रता एक समान हो तो उनकी अधिकतम तीव्रता आती है वो 4I0 आएगी और न्यूनतम तीव्रता है वो कितनी आएगी 0 आएगी।
इस तरीके से हम समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों की तीव्रताएं निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि माध्य तीव्रता कितनी होगी। अगर हम बात करें कि अधिकतम तो इतनी है 4i0 और मिनिमम है वो कितनी है 0, तो माध्य तीव्रता की बात करें तो माध्य तीव्रता कैसे निकालेंगे वो यहां पे मैं बताता हूं आपको। देखो माध्य तीव्रता दो तरीके से निकाल सकते हैं कि व्यतिकरण में जब भी व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों तीव्रताएं आ गई और दोनों तीव्रताओं का औसत निकालेंगे, वो कौन सी तीव्रता होगी, माध्य तीव्रता। तो देखो यहां से निकालते हैं माध्य तीव्रता, और माध्य तीव्रता की लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, आई मीन या माध्य तीव्रता या बार लगा देंगे। तो यहां से निकालेंगे आई बार बराबर होगी आई मैक्सिमम प्लस में आई मिनिमम अपॉन में 2, मतलब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता दो तीव्रताओं का योगफल करके हमारे पास दो ही राशि है तो दो का भाग दे देंगे, ये औसत मान हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा, आई बार बराबर होगा 4i0 प्लस में 0, क्योंकि मैक्सिमम 4i0 होती है, मिनिमम 0 होती है, दो का भाग देंगे तो 4i0 में 2 का जाएगा, कितना आएगा 2i0। ये आ जाएगी माध्य तीव्रता। एक तरीका तो ये है माध्य तीव्रता निकालने का, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं माध्य। जैसे हम माध्य निकालते हैं तो हमें ये पता है कि एक तरंग है वो 0 से लेके अपना जब भी एक चक्कर पूरा करेगी तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होता है, एक आवर्तकाल के बराबर, t के बराबर। तो एक आवर्तकाल में जो दूरी होती है उसका औसत मान निकाला जाता है, वो कैसे निकालते हैं, तो दूसरा औसत मान निकालने का तरीका क्या होगा, देखो औसत या माध्य तीव्रता। अब हमारे पास तीव्रता का फॉर्मूला है, कैसे कि जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं एक समान हो कि I1 बराबर है I2 बराबर होगी I0, तो इस कंडीशन में हमारे पास में फॉर्मूला ये है कि तीव्रता कितनी होगी, I बराबर होगी 4i0 इनटू में cos स्क्वायर 5/2। औसत निकालना है तो औसत में देखो हम क्या करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लिखते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ये 11th क्लास में मैंने बताया आपको कि जब भी औसत मान निकाला जाता है तो किसी भी राशि को लेस देन ग्रेटर देन में डालो। और वहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि साइन और कोस अगर हम औसत मान निकालें तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका औसत नहीं निकलेगा, तो इसको तो हम लिख देंगे आई बार, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकालो, 4 भी कांस्टेंट I0 भी कांस्टेंट, बाहर आ गई, औसत किसका निकलेगा, cos स्क्वायर 5/2 का औसत निकलेगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आप औसत मान निकालो, जैसे साइन का निकालोगे तो साइन की सिंगल घात होगी तो सिंगल घात में औसत मान कितना होता है 0, और इस पे cos का निकालोगे cos थीटा का औसत मान भी कितना होगा 0। और जब स्क्वायर होती है इनकी, साइन स्क्वायर कुछ भी थीटा हो, चाहे वो आधा एंगल हो या पूरा हो या डबल हो, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्क्वायर में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इसका औसत मान कितना होता है 1/2, और cos स्क्वायर थीटा इसका भी औसत मान कितना होता है 1/2। ये बातें बताई हुई है मेरी, और किस तरीके से इसको प्रूव भी करेंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में आएंगे, एसी वाले में, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका औसत कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा 5/2 1/2, क्योंकि स्क्वायर में, तो इसका औसत मान लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आई बार बराबर 4i0 इनटू में 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 2i0। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि औसत जो माध्य तीव्रता है वो इससे निकालो, ये भी 2i0 आ रही है, और इससे निकालेंगे 2i0 आ रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन तीव्रताओं का औसत मान निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखिए, आप बार-बार रिमाइंड करके देखिए, जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हिंदी में लिखिए, कोई भी लैंग्वेज आपको जो आती है उसमें लिखना, मैं उसको पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक आप देखते रहिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी जिस भी स्कूल या जिस भी कंपटीशन लेवल पे आपके फ्रेंड्स हैं पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।